सबसे पहले महिलाओं को क्यों आगे नहीं आने दिया जाता है? जैसे सबसे पहले हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। उत्तराखंड देन ही मातृशक्ति की देन है। तो सबने मदद करी, किसी ने 100 रुपए की मदद करी, किसी ने 200 की करी। नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं नेशन वन। आइए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम मामला गर्म है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं न्यूज़ रूम में, आपको उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम भट्ट जी और अपना परिवार नाम की एक संस्था है, उसके संचालक हैं और काफ़ी लंबे समय से ये इस संस्था को चला रहे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में ये संस्था काम कर रही है। उत्तराखंड में भी और उत्तराखंड के बाहर भी संस्था अपना मुकाम बनाए हुए है। आइए जानते हैं उनसे कि ये जो संस्था है उनकी वो किस तरीके से काम करती है यहाँ पर। जयवीर भाई, अपना परिवार सामाजिक संगठन समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं या समाज के में जितने भी जो भी हमारे समाज के लिए हमारे साथ हो सकता है। जैसे सबसे पहले हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जैसे आम जनमानस के लिए जो है कार्यपालिका, विधायिका, जुडिशरी और मीडिया जो है समाज के लिए बना है, लेकिन ये कितना अपना काम कर रहा है और समाज इनके साथ मिलकर कितना समाज के लिए काम कर रहा है, ये बातें हम लोग समाज को एकजुट कर रहे हैं, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। सिर्फ जैसे किसी गरीब बेटी की शादी हो या महिला उत्थान की बात होनी हो या शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, तो समाज में जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको हम लोग कहते हैं कि समाज भी इसका हल निकाल सकता है। राजनीति के अलावा या और कार्यपालिका या न्यायपालिका के अलावा समाज भी अगर एकजुट हो जाए, तो समाज भी अगर मिलजुल कर काम करे, तो प्रत्येक व्यक्ति का अगर उद्धार होगा तो देश का और समाज का उद्धार होगा। हम लोग ये मानते हैं। इसीलिए हम लोग सामाजिक संगठन हमारा जो भारत में अन्य स्थानों में भी है, विदेशों में भी इसके मेंबर्स हैं, तो सब समाज के लिए निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं। सब लोग अपना परिवार में समाज सेवा में लगे हुए हैं और बहुत व्यापक पैमाने पर ये लोग समाज सेवा करते हैं। वो कहने की बात नहीं है, वास्तविक रूप से मैं भी देखता हूँ इनके काम किस तरीके से किए जा रहे हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा। किसी परिचय के वैसे मोहताज नहीं हैं और कांग्रेस की नेत्री भी हैं और एक जो एक फाउंडेशन जो है यहाँ पे इनका है, उनसे जानते हैं। आपका स्वागत है नेशन वन में। तो मैडम ये बताइए कि किस तरीके से आप अपने जो आपकी फाउंडेशन है क्या काम कर रही है? देखिए, माता जी यहाँ की प्रथम मेयर रही हैं, प्रथम राज्यसभा सांसद रही हैं। तो उनके देहांत के बाद उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है उत्तराखंड को खड़ा करने में, एक राज्य आंदोलनकारी भी रही हैं, तो उनके ही नाम से एक फाउंडेशन बनाया है, मनोरमा डोबरियाल मेमोरियल फाउंडेशन। तो उनके जो किए हुए काम थे, हम चाहते थे कि उनके ना रहते हुए भी उनके कामों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि उत्तराखंड का आने वाला बच्चा भी ये जाने कि मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने उत्तराखंड को खड़ा करने में कितनी अपनी भागीदारी दी थी। तो उन्हीं के ही लिए महिलाओं के लिए काम किया जाता है, बच्चों को अवेयरनेस का काम किया जाता उसमें होता है, और बच्चे नशे से जितना दूर रहें, ये सारी चीज़ें हमने अपने फाउंडेशन में हम लोग काम करते हैं। मैम, क्योंकि आजकल क्या है, सरकारें जो हैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, आपकी संस्था भी काम कर रही है, पुरुषोत्तम जो भट्ट जी हैं इनकी संस्था भी काम कर रही है। अभी जो भट्ट जी हैं एक चला रहे हैं मुहिम की जो है उत्तराखंड इस समय महिलाओं के एक संगठन की आवश्यकता है उत्तराखंड में दोबारा से, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड जो है महिलाओं को अग्रणी रूप से, मतलब जितने भी आंदोलन हुए हैं यहाँ पर उनमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है अभी तक। तो पुरुषोत्तम भट्ट जी ने एक मुहिम जो चलाई है कि मातृशक्ति को इकट्ठा किया जाए दोबारा से, तो उसमें पुरुषोत्तम भट्ट जी से जानना चाहूँगा और आपसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर क्या आवश्यकता अब महसूस हो रही है और क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? जयवीर भाई, जिस तरह से उत्तराखंड राज्य जो हमारा बना है उसमें महिलाओं का, मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मातृशक्ति ने अपनी बेइज्जती तक जेलों तक में मातृशक्ति गई है। एक बहुत बड़ा आंदोलन, मंडल का मंडल, जो उस समय छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उसका तो ये जन आंदोलन के रूप में महिलाएं स्वतः बाहर आई। ये किसी के नेतृत्व में नहीं आई। उत्तराखंड की महिला शक्ति इतनी जागरूक थी कि उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक आंदोलन चलाया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने, मतलब बहुत बड़ा आंदोलन मैं से कहूँगा कि जो महिलाओं द्वारा चलाया गया, और उत्तराखंड राज्य की स्थापना बाद में राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा की गई।
लेकिन 19 साल होने के बावजूद आज जिस उद्देश्य के लिए महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य बनाया था उसमें आप देखते हैं 108 आठ के कर्मचारियों को जिस तरह से उठा के बाहर फेंक दिया गया और जिस तरह से उनके हालात उनके घर के जो महिलाएं ने अब सोशल साइड में भी आपने देखा होगा किस तरह से वो रोई बिल खिलाई 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए कहते हैं उनके बच्चे परेशान हैं। अभी बेरोजगार संघ के बच्चे जिस तरह से परेशान हैं जिस तरह से उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी परिवार में या किसी प्रदेश में अगर कोई भी देश में सबसे ज़्यादा अगर परेशान होता है वो होते हैं मातृशक्ति, क्योंकि मातृशक्ति को घर चलाना होता है। आज की डेट में जिस तरह से घर उत्तराखंड राज्य जिस तरह से बना, जिसमें यहाँ घोटाले हुए, जिस तरह से यहाँ बड़े बड़े स्कैम हुए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी। किसी भी राष्ट्रीय पार्टियों ने इसको ढकाई है लेकिन उसको उठाया नहीं गया। तो हम ये चाहते हैं कि 50% आरक्षण कम से कम महिला शक्ति को यहाँ पर मिले और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी प्रमुख रूप से। दुर्भाग्य आपको मैं बताऊं कि कोई भी मुख्यमंत्री, महिलाओं ने राज्य बनाया लेकिन एक भी मुख्यमंत्री यहाँ का महिला नहीं बनी। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो अपने आप को बहुत मातृशक्ति का गुणगान करती हैं, उनका कोई भी प्रदेश अध्यक्ष आज तक मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं मातृशक्ति को माइनस किया गया और सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, झेल रही हैं, वो मातृशक्ति झेल रही हैं, क्योंकि उनके बच्चों के लिए कोई साधन संपत्ति। और पहाड़ की महिलाएं जो थी हार्ड वर्कर हुआ करती थी, कृषि के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आज वो बहुत परेशान है। उनको पलायन करना पड़ा, नीचे के क्षेत्रों में वो लोग आ रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मातृशक्ति का यहाँ पर शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, हम सब चाह रहे हैं सारी मातृशक्तियाँ एकजुट हों, एक सामूहिक उनका एक प्रयास दोबारा उत्तराखंड को बचाने के लिए लगे और यहाँ पर जल, जंगल, जमीन और रोजगार और जितने भी साधन हैं उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी होनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। पुरुषोत्तम भट्ट जी का साफ तौर पे कहना है कि मातृशक्ति की यहाँ पर उपेक्षा लगातार चली है और अभी तक की जो सरकारें हैं वो भी मातृशक्ति की उपेक्षा करती चली आ रही हैं और राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पर दोनों लगभग 20 साल राज्य को हो रहे हैं बने हुए और 2 राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पर शासन में रही हैं, तो उन्होंने भी उपेक्षा ही की है। अब पूछते हैं सवाल मैडम आशा जी से कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से मातृशक्ति, क्योंकि पुराने समय से ही मैं आपको बताऊं कि चिपको आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस समय तो उत्तर प्रदेश में ही था, राज्य भी नहीं बना था उस समय, वो आंदोलन में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी और वो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चिपको आंदोलन को आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से अब क्या देखते हैं कि क्या कर सकते हैं मातृशक्ति को आगे लाने के लिए? क्या ये केवल नारेबाजी रहेगी अब पार्टियों की? इस पे आप क्या कर? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने बड़े भाई पुरुषोत्तम भट्ट जी की बातों से, क्योंकि ये उत्तराखंड जो है ये मातृशक्ति ने खड़ा किया है। उत्तराखंड देन ही मातृशक्ति की देन है और हमारी उत्तराखंड की महिलाओं ने इतनी मेहनत करके इतना सुंदर हमारा उत्तराखंड खड़ा किया है। लेकिन आज देखते हैं ना, महिलाएं कहीं ना कहीं बिल्कुल डंप हो गई हैं। कितने उन्होंने लाठियां खाई हैं, अपनी कितनी बेइज्जती हुई है और मतलब अपने बच्चों का भविष्य उन्होंने नहीं देखा है, अपना घर छोड़ा है, अपने सब कुछ छोड़ के सड़कों पे उतरी हैं। वो महिलाएं तक सड़कों पे उतरी हैं जिन्होंने कभी अपने घर से बाहर आके कुछ देखा ही नहीं था, वो भी सड़कों पे उतरी हैं और इतना अच्छा उत्तराखंड खड़ा किया। लेकिन आज भी देखा जाए तो मातृशक्ति का ना तो हमारे उत्तराखंड में सम्मान है, ना उनकी कदर है। आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, हर जगह पुरुष प्रधान अपनी बिल्कुल धाक जमाए बैठा रहता है। तो क्यों है भाई? जब मातृशक्ति ने इतने डंडे खाए हैं हर जगह, सब कुछ जब उनका इतना बड़ा सब कुछ रहा है रोल, तो क्यों वो सम्मान के अधिकार नहीं है? क्यों आप राज्य की कमान एक महिला को क्यों नहीं? अरे देके तो देखो, कमान दे के देखो, फिर एक महिला बताएगी कि कितना अच्छा राज्य है और कितना अच्छा देश एक महिला चला सकती है। क्योंकि पुरुष सिर्फ अपनी जेब और अपना बैंक भरने के काम करते हैं, लेकिन एक महिला अच्छा देश बनाने का काम करती है। तो मैं तो दोनों ही पार्टियों से यही कहूँगी कि आगे की जो भी कमान है वो महिलाओं के हाथ में दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। आप पहाड़ से आप कहते हैं कि पलायन हो रहा है, अरे भाई क्यों नहीं होगा पलायन? आप ही बताइए, आपने पहाड़ की महिलाओं को दिया क्या है? पहाड़ों में आपने क्या ऐसा दिया है? क्या आप पहाड़ों में ऐसा दे रहे हैं जो वहाँ के लोग वहाँ पे रह के खाएं या कमाएं?
पूरे के पूरे पहाड़ खाली हो गए, सूखे बंजर वहाँ पड़े हैं। आप छोटे छोटे रोजगार वहाँ पे दीजिए ना, दोनों ही सरकारें आती हैं। आप छोटा छोटा पहाड़ में सेब होता है, पहाड़ में सब्जियाँ इतनी होती हैं, पहाड़ों में दालें होती हैं, आप उनका रोजगार दीजिए ना उन्हें। वहाँ पे छोटी छोटी सी कंपनियाँ वहाँ पे लगाइए, जैम बनाइए, कुछ बनाइए, बुरांस का फूल होता है, आप उनका रोजगार दीजिए। जब रोजगार मिलेगा तो क्यों पहाड़ खाली क्यों होंगे? क्योंकि देखिए इस महंगाई में, जो कि महंगाई कितना ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि आप 2 रुपए की भी चीज़ पहले कभी मिला करती थी, आज की डेट में वो 100 रुपए की चीज़ है। तो क्या होगा? कमाने के लिए ही तो, अपने बेबी बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तो ही तो पहाड़ खाली हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं पहाड़ के लोग। तो आप दीजिए ना, जब तक आप उन्हें कुछ नहीं दोगे कैसे पहाड़ में कोई रुकेगा? तो मेरा मानना यही है कि महिलाओं को भी आगे आने की बहुत ज़रूरत है, और एक आंदोलन, अब वो समय आ गया है कि अपने हक को छीनो, क्योंकि ये सरकारें ना तो किसी को कुछ देंगी, ना यहाँ पे कुछ हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि आंदोलन फिर से हो, फिर से सारी पहाड़, हमारे राज्य की औरतें, जितनी भी महिलाएं, सारी सड़कों पे उतरें और अपना हक इनसे मांगे, और अपने बच्चों के लिए उनका हक उनसे मांगे। मैम, आपका जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से, चलिए मैं मानता हूँ कि सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं, और आपका भी कहना यही है कि अभी तक की सरकारों ने महिलाओं को अभी बढ़ावा नहीं दिया है, केवल किताबों में कागजी अभी पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर का है महिला सशक्तिकरण। आपका फाउंडेशन किस तरीके से काम करना चाह रहा है, या किस तरीके से काम कर रहा है जिससे कि महिलाएं आगे आएं? देखिए, मेरा फाउंडेशन अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं, क्योंकि माता जी के देहांत के बाद ही मैंने बनाया। लेकिन इस 4 साल में हमने महिलाओं के लिए, जैसे हमने अभी बीच में एक शुरू किया था, महिलाओं के लिए छोटी छोटी एक रोज़गार दिए, उनको अगरबत्ती बनाना हमने सिखाया। तो हमने अगरबत्ती महिलाओं ने बनाई है, बेची भी हैं, तो वो एक छोटा सा रोज़गार उन्हें मिला है। क्योंकि देखिए छोटे छोटे रोज़गार करके ही अगर हम महिलाओं को आगे ला रहे हैं, उनको कुछ हम दे रहे हैं, तो ये हमारे फाउंडेशन के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही छोटे छोटे रोज़गार, आप नशा देखिए, आप उत्तराखंड में कितना नशा हो रहा है। तो हम लोग उसके लिए भी हमने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, जो कि हमने बस्तियों में भी दिखाई है, पुलिस स्टेशन में हमने लगा के फिल्म दिखाई है कि आप इन चीज़ों के लिए काम कीजिए, ताकि यहाँ के यूथ जो है आज जो इतने नशे में पड़ा हुआ है, यूथ इन सब चीज़ों से बाहर आए और अपने लिए कुछ करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकारों को इस तरीके की एक अवेयरनेस लानी चाहिए, स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि अब उत्तराखंड यूथ का उत्तराखंड है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ करें सरकारें। ठीक है, इनका कहना है कि अब उत्तराखंड जो है यूथ का उत्तराखंड है, और महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि अभी तक महिलाओं की जो भूमिका रही है बहुत अग्रणी रही है, लेकिन अब कुछ ऐसा समय चला है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया नहीं गया है। और पुरुषोत्तम भट्ट जी इतनी बड़ी जो संस्था चला रहे हैं अपना परिवार नाम से, आज उन्हें ये महसूस हुआ कि मातृशक्ति जो है वो उत्तराखंड में एक बार फिर आगे आए, और उत्तराखंड की जो संस्कृति है और यहाँ की जो परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाएं। तो किस तरीके से आप मानते हैं कि अब क्या आपका कदम होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जागरूकता एक मिशन हो, जो पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को एक जागरूक किया जाए। देखिए, मैं बताऊं कि हम लोगों ने अभी ये जो हमारी बहन ने कहा कि छोटे छोटे उद्योग वहाँ पर होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि शराब का बड़ा कारोबार जो है उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ में एक शराब फैक्ट्री तो चढ़ गई, लेकिन छोटे छोटे उद्योग नहीं चढ़े। वो शराब जो घरों को बर्बाद कर रही है, जिसके लिए महिलाएं आंदोलन करती है, तो उन पर केसेस होते हैं। तो जागरूकता एक बहुत बड़ा एक मिशन होगा। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे लिज्जत पापड़ और कई ऐसी संस्था हैं जिन्होंने बहुत बड़ा प्रोडक्शन किया है, तो उस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटियां यहाँ पर बनाई जाए, जिससे महिलाओं को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए, महिलाओं का क्या है, जैसे मैं अपनी माता जी का उदाहरण देता हूँ। हम 5 भाई हुआ करते थे, मेरे फादर हुआ करते थे, पूरा परिवार हुआ, तो सब जॉइंट फैमिली होती थी, चाचा ताऊ वगैरह सब होते थे। तो लीड कौन करती थी? हमारे घर की हमारी मदर जो है सब में सर्वे सर्वा हुआ करती थी, घर की लीड करती थी। तो सबको पढ़ाया लिखाएगा, एक महिला पे बहुत जिम्मेवारियाँ होती है। आप उसको आप बिजनेस में या उनके छोटी छोटी कोऑपरेटिव
सोसाइटी में। एक बार आप उनको मौका तो दीजिए, आप महिलाओं ने देखो लिज्जत पापड़ जो बने हैं आज पूरे उसमें इंडिया में फेमस है, वर्ल्ड में भी फेमस है, तो महिलाओं के समूह थे। तो ऐसे समूह उत्तराखंड में मेरे ख्याल में तो कोई अभी है नहीं। एक हाँ, यहाँ पर मथुरा वाला में एक महिला है जो कहते हैं ये बढ़िया और ये छोटे छोटे उद्योग उसने घर में लगाया, वो चल रहा है। एक जो दीप्ति रावत जी हैं जो मशरूम का वो चला रही हैं। तो ये बहुत छोटे उदाहरण हैं। इस उदाहरण को एक बहुत बड़ा व्यापक रूप देना पड़ेगा। इसके लिए देने के लिए मैं तो आशा बहन से और भी जो महिलाएं इनसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक जागरूकता अभियान चलाएं, क्योंकि अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो एक परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो परिवार के बच्चे सशक्त होंगे, देश सशक्त होगा। तो इसलिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़्यादा है। असली सशक्तिकरण है कि उनके हाथ हाथ में बागडोर दी जाए, महिलाओं के हाथ में बागडोर दी जाए, ये कहना है हमारे पुरुषोत्तम भट्ट जी का। और इस पर जो आपका फाउंडेशन क्योंकि 4 साल पुराना है और काफ़ी काम किया भी है, और आने वाले समय में क्या आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम जो करना चाहते हैं वो शायद हम नहीं कर पाते, जो हम सोचते हैं, कहाँ पे अड़चन आपको महसूस हो रही है इस काम को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा लगता है, दुख भी होता है देख के महिलाओं का, कि जब देखते हैं कि एक छोटे छोटे से काम के लिए भी महिलाओं को चक्कर पे चक्कर मारने पड़ते हैं, चक्कर पे चक्कर। ऐसा क्यों ये सरकारें ये नहीं समझती कि एक महिला को सबसे पहले ये सम्मान दिया जाए कि अगर उसका छोटा सा काम, पानी का बिल है या बिजली का बिल है, कुछ भी है, तो सबसे पहले महिलाओं को क्यों आगे नहीं आने दिया जाता कि ठीक है आपका ये काम है, आप सबसे पहले आइए, आपका ये काम होगा, ये चीज़ें। और रही बात हमारे काम की, तो देखिए हम लोग तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं यहाँ पे एक कांग्रेस के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते आई हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि मैं महिलाओं के लिए जो भी करने चाहूँ, मेरी तो एक गुहार आपके माध्यम से यही है कि जो भी काम लेके मैं सरकार के पास जाती हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो महिलाओं के नाते उस काम को सुने और उस काम में सारे काम छोड़ के सबसे पहले उस काम में ध्यान दे कि ये महिलाओं के हित में काम हो रहा है। तो ये सरकार जब तक नहीं सोचेगी तब तक हमें भी दिक्कत आएगी और मेरे बड़े भाई पुरुषोत्तम भट्ट जी को भी अपने काम करने में दिक्कत आएगी। तो सरकारों को सोचना चाहिए, सबसे पहले जनता के बारे में सोचिए कि आपको एक वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया है और आप उन्हीं की कदर नहीं कर रहे हो। आप बताना चाहूँगी कि बड़ा दुख होता है ये देख के कि जब मुख्यमंत्री जी की फ्लीट निकलती है तो आम जनता को रोक दिया जाता है कि जी रुक जाओ, हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि सबसे पहले जनता का अधिकार है आगे बढ़ने का, मुख्यमंत्री जी का नहीं। आपकी फ्लीट को रोका जाए, क्यों मातृशक्ति को रोका जाता है, क्यों हमारे भाइयों को रोका जाता है, क्यों 2 व्हीलर 4 व्हीलर क्यों इनको हाथ देके रोका जाता है? रुक जाओ, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। इतने तेज तेज हुटर बजा देंगे, कान बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, पूछिए मत। क्यों है ये देश? ये देश क्या तुम्हारा है? ये उत्तराखंड क्या तुमने खड़ा किया है? आज बड़ी बड़ी एमएलए बन गए हो, बैठे हो अपने वहां पे। अरे एक काम आप बताओ तो सही, आपने किया है? कंबल बांट दिए आपने, हफ्ते में एक आपने काम कर दिया, क्या ये चाहिए किसी को? नहीं। जिन महिलाओं ने उत्तराखंड को खड़ा किया है उनके बच्चों को रोजगार दो। आप जिस क्षेत्र से एमएलए बने हो, आप उस क्षेत्र में अपनी महिलाओं को देखो कि हमारी महिलाएं कहाँ दुखी हैं, उन महिलाओं के लिए काम करो। अरे यार, आप बैठे हो, पोस्ट ले लेके बैठे हो, आप मंत्री बन गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, ये क्या तरीका है भाई? सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचो, तो अपने राज्य के बारे में तो सोचो। जहां आप लोग बिल्कुल आंखें मूंद के बैठे हो, आप लोग बन गए, आप लोग बैठ गए, आपका काम खत्म हो गया। आपको पता है कि 5 साल से पहले आपको कोई हिला नहीं सकता। आप अपने बैंक भरिए, लेकिन महिलाओं की तरफ और देश के प्रति और अपने राज्य के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, ये आप लोग नहीं देखना चाहते। दैट्स ऑल। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपका फाउंडेशन है, कई बार क्या है कि कुछ कार्यक्रम आप जो सोचते हैं वो आपको चलाने हैं, और वो कार्यक्रम आप कई बार जो फंड्स हैं उनकी प्रॉब्लम की वजह से शायद आगे नहीं बढ़ पाते। क्या ये समस्या आप झेल रहे हैं या सरकार से उम्मीदें रखते हैं कि इस तरीके से सरकार अगर इसमें कोई मदद करे तो हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें क्या है कि सरकार ही नहीं कर सकती, सामाजिक जो संगठन है हमारे, उनका भी कुछ दायित्व है। हाँ, उनके पास में समस्या क्या हो सकती है कि फंड्स की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए क्या आप इसको जिम्मेदार मानती हैं कि सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है कि इस तरीके के प्रोग्राम जो होते हैं उनमें फंड्स मिले? देखिए, मैं भी यही बताना चाहूँगी कि आज तक
छोटे छोटे जो काम किए मैंने, मुझे भी पता है कि फ़ंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हर एक चीज़ में, कि हाँ महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कुछ काम करना है तो फंडिंग चाहिए हमें, लेकिन सरकारों का जहाँ तक देखिए फ़ंड तो नहीं मिलता, टाइमली कुछ भी नहीं मिलता, ये भी मैं आपको बता दूं। और जितना हमारे पास जमा पूंजी होती है, मैं अभी तक 4 साल में मैंने आज तक ना तो कभी गवर्नमेंट से कुछ लिया है, ना मैंने कभी किसी से, क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन का काम खुद चलाती हूँ। फिर वो मैं अपने स्तर से चलाती हूँ, मेरे पास थोड़ा होता है तो मैं थोड़ा काम करती हूँ, बाकी मेरे आज तक कभी सरकार से कुछ नहीं लिया। तो छोटा मोटा जितना भी होता है मैं मैनेज करके मैं अपने आप ही उन कामों को करती हूँ। लेकिन सरकारों को ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप सामाजिक संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली सरकार भी चल सकती है, और सरकारें ये सब देखना चाहती ही नहीं है। नहीं, सरकार देखना नहीं चाहती। भट्ट जी ये बताइए कि जो फंड्स की समस्या आती है, इस तरीके के संगठन क्या इसीलिए काम नहीं कर पा रहे हैं, सामाजिक संगठन की उनके पास फंड्स की कमी है? आपका संगठन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं अपना परिवार में, और मैंने ये देखा भी है कि एक दूसरे की मदद करने के लिए कितने तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि एक पेशेंट भी अगर हॉस्पिटल में है, ब्लड की ज़रूरत है, तो आप तुरंत मैसेज कर देंगे ब्लड, वहाँ पे 10 लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। हमेशा किसी की भी कैसी भी कोई भी समस्या रही है तो हमेशा मैं देखता हूँ कि आपके जो संगठन के लोग हैं वो तुरंत वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और उसकी मदद करते हैं हर तरीके से, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक अगर कोई समस्या है तो उसमें भी जाके। तो यहाँ पे जो संगठन है और मातृशक्ति को संगठित करने की बात हो रही है, इस पे आप आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, और इसमें जो है पैसा कहाँ पे वो कर रहा है कि पैसा नहीं है या सरकार इसमें कुछ नहीं करती, क्या सोचते हैं? देखिए, पैसा कोई मायने नहीं रखता। हमारे अगर इसी उत्तराखंड में 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं, अगर 1 करोड़ 10 लाख लोग भी समाज के किसी हित के लिए 1-1 रुपये भी देंगे तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए एक सेकंड में आता है। हमारे अभी मैं कुछ उदाहरण दूंगा। एक महिला थी, उसके घर में आग लगी, उसका पूरा सालों का सामान जो एक झटके में खा, उसने कोई इंश्योरेंस नहीं कर रखा था उसका हुआ। तो हमारे पे वो महिला आई, हम लोगों ने क्या करा, मैंने मैसेज किया, हमारे संगठन के लोग खड़े हुए तो सबने मदद करी। किसी ने 100 रुपये की मदद करी, किसी ने 200 की करी, किसी ने 5000 की करी। इस तरह से पूरा सामान, उस महिला का जितना सामान जला था उससे ज़्यादा हम लोगों ने सामान कर दिया। ऐसे ही किसी और भी, आपने जब आपने इतनी बातें की, हम मैसेज करते हैं अगर कोई पीड़ित आदमी है उसको नहीं, तो समाज है ना, अगर 10,000 लोग 20-20 रुपये भी देते हैं तो 2 लाख रुपये होता है। 2 लाख रुपये अगर हम किसी गरीब कन्या के पिता को हम दे दें कि हम हमारी बिटिया के लिए 2 लाख रुपए हैं, तो उसकी शादी आराम से हो जाती है। ऐसा समाज है। समाज में देखो बहुत अच्छे लोग हैं हमारे अपना परिवार में, और समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी बहन है और भी लोग हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सरकारों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सरकारों में और ऐसे भी NGO हैं जो लाखों करोड़ों के काम करते हैं, और किस तरह से वो उसमें घोटाला होता है, किस तरह से उसमें कमीशनखोरी होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन हम कहते हैं जब तक समाज जागरूक होगा, देश का हर व्यक्ति जागरूक होगा, तो बहुत अच्छा देश हो सकता है। देखिए उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और प्रति व्यक्ति कर्जा कितना है, ये भी आपको मीडिया के माध्यम से आपको पता होगा कि उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है और प्रति व्यक्ति कर्जा ज़्यादा है। क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक जो सरकारें चल रही हैं वो कर्जा लेके चल रही हैं, सिर्फ किस लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए। आपने कौन से रोजगार पूरक कार्यक्रम के शुरुआती दौर में इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो भी छीन लिया गया। यहाँ से सिडकुल नरेंद्र तिवारी जी के टाइम पर जब पहली सरकार कांग्रेस की आई थी तो उस टाइम पर कुछ फैक्ट्रियाँ लगी थी, उनका भी क्या आज की डेट में हाल है। तो देखिए, जहाँ तक बद से बदतर स्थितियां इन 19 सालों में हुई है, तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और समाज में हम लोगों ने, महिलाओं का ज़्यादा रोल है, यूथ का बहुत ज़्यादा रोल है, हम सब का रोल है, रोल सभी का है, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। और आपको आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने जनमानस की आवाज़ और सामाजिक संगठनों की आवाज़ अपने कार्यक्रम से के द्वारा जनहित में करी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का, नेशन वन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जसवीर भाई आप जैसे लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि समाज में आप जैसे लोगों का भी एक योगदान है। नहीं सर, हमारा तो खैर यही है कि आपका जो संगठन है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कितनी आत्मीयता वाले लोग हैं और छोटी छोटी चीज़ के लिए इतने एकजुटता दिखाई देती है। और मैडम भी, आशा मैडम का जो फाउंडेशन है चल रहा है, वो भी काफ़ी समय से चल रहा है और अपने स्तर से वो प्रयास कर रही हैं लगातार। तो अब मैं ये चाहूँगा कि जो मातृशक्ति है उत्तराखंड की, क्योंकि बहुत ही पुराने समय से वो
देश के दूसरे हिस्सों से भी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की जो महिलाएं रही हैं वो हर आंदोलन में साथ रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है कि महिलाएं जो हैं अपने आप को तटस्थ किए हुए हैं। तो ये जो आप संगठित करने का काम कर रहे हैं, तो मैडम और आप और ऐसे बहुत सारे संगठन होंगे, तो मातृशक्ति को लाने के पीछे अब उद्देश्य क्या है, इसके लिए आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो महिलाओं का होता है, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहू हो, या किसी तरह से मातृशक्ति। और मातृशक्ति अपने आप में एक उत्तराखंड में क्या है, हम लोग नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, और हम लोगों का क्या है, मातृशक्ति को हम लोग प्रथम पूज्य हम लोग मातृशक्ति हैं। गणेश जी के बाद अगर सबसे ज़्यादा पूजा होती है तो शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं। गणेश जी उदाहरण है, गणेश जी ने भी अपने माँ बाप की सेवा करी, उन्होंने भी एक उदाहरण दिया। तो यही मातृशक्ति अगर उत्तराखंड में जो है, आप पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों को चीर के उन्होंने जो है खेत खलियान और बड़े बड़े काम वहाँ मातृशक्ति पे डिपेंडेंट है। अगर महिलाओं को जैसे रोजगार पूर्वक, जैसे बकरी पालन, ऐसे भी कई पालन, मुर्गी पालन, या कहते हैं खेती के लिए मशरूम उद्योग, अगर ऐसे कई उद्योग अगर सरकार के माध्यम से चला जाए या सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी छोटे छोटे उद्योग अगर मातृशक्ति को दिए जाएँ, तो हमारा उत्तराखंड राज्य एक मजबूत नींव उसकी यहाँ पर पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग हर महिलाओं को जागरूक करें। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस इससे ज़्यादा होनी चाहिए, पॉलिटिकल राजनीतिक अवेयरनेस हर महिलाओं को इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, एक्सप्लॉइटेशन का दौर क्या है, राज्य बनाया मातृशक्ति ने। आज 10-10 हज़ार की नौकरी एक फैमिली की, अगर यहाँ पर एक फैमिली के वर्कर को अगर 10,000 नौकरी मिली है, 10,000 में 5,000 तो किराया है, बच्चों की फीस है, सब कुछ है, तो कर्जे में चल रहा है ना। तो आप देखिए कितना ज़्यादा उनका शोषण हो रहा है। तो ये सब जो जागरूकता अभियान, एक बहुत बड़े जागरूक अभियान की जरूरत है, जिसमें हमारे साथ आशा मनोरमा जी और भी बहुत महिलाएं हैं, बहनें हैं हमारी, जो समाज के लिए एकजुट हुई हैं, और मेरी इनसे काफ़ी लोगों से बात हुई है। तो वो लोग सब तैयार हैं कि हाँ, हम लोगों को राजनीति से अलग हट के कुछ अच्छा काम करना चाहिए। मैडम, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी तो भट्ट जी ने बताया कि मातृशक्ति को आगे आने के लिए या बढ़ावा देने के लिए कुछ वहाँ पे पहाड़ में इस तरीके के रोजगार दिए जाएं, तो आपका क्या मानना है कि प्लान रुक पे भी इसका फर्क आएगा? देखिए, बिल्कुल आएगा, क्योंकि प्लान की अगर हम बात करें तो पहाड़ों से प्लान हो क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए कि पहाड़ में भी बहुत ये चाहते कि यहाँ पे काम नहीं है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। तो यही चीज़ें आम आदमी अपने ध्यान में रख के प्लान करता है और नीचे आ जाता है। आप ऋषिकेश देख लीजिए, आप हरिद्वार देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो पहाड़ का आदमी यहाँ आएगा या बाहर जाएगा तो 2 पैसा कमाने के लिए तो जाएगा। लेकिन अगर आप वही सुविधा उनको पहाड़ में दे रहे हो, छोटे छोटे रोजगार खोल के, जहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पे आप रोजगार दे दो, तो क्यों होगा ये प्लान? आप बताइए, क्या सरकारों के मन में कभी ये बात आई है कि हमारे पहाड़ में कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ें हमारे पहाड़ की अभी भी फेमस है? हमारा झंगुरा देख लीजिएगा, हमारा मंडवा देख लीजिएगा, हर जगह। तो हम वहाँ क्यों रोज़गार नहीं दे पा रहे पहाड़ों में? पहाड़ खाली हो गया, पहाड़ों की संस्कृति बचाने की बातें करते हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान पहाड़ों की तरफ दीजिए, ताकि वहाँ की मातृशक्ति हो, या हमारे पुरुष प्रधान हो, या हमारे जो एजुकेटेड वहाँ पे बच्चे हैं, उनको रोज़गार दीजिए। तो अगर रोज़गार पहाड़ों में होगा तो पहाड़ खाली क्यों होंगे? मैम, आपने कभी, क्या है, सरकार इतनी रही है, आप लोग भी सरकार में रहे हैं, तो कभी आपने सुझाव दिया है फाउंडेशन की तरफ से या कभी पहले? देखिए, बिल्कुल, जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो सुझाव बहुत बार दी है। और हरीश रावत जी की सरकार में आप देखोगे कि हमारा मंडवा और झंगुरा, हरीश रावत जी ने उनको पहचान दी है। देश विदेश में भी आज हमारे पहाड़ की चीज़ें पहुंच रही हैं, ये हरीश रावत जी की भी देन है। और उनके टाइम पे अभी वो संस्कृति अभी भी चलती आ रही जो हरीश रावत जी के टाइम पे चली थी, कि हमारे पहाड़ के हर एक चीज़ को मतलब हमारा जो भी हमारे पहाड़ का सामान है वो यहाँ पे लाके बेचे। ये सब सारी चीज़ें उनकी ही देन है। और मैं तो कहूँगी सरकारें जिसकी भी आएंगी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन हमारा काम सिर्फ अपनी सरकारों को एक अवेयर करना होगा कि आइए और हमारे गढ़वालों को कुछ दीजिए, हमारे पहाड़ों को कुछ दीजिए। मैं सरकारों में, देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये करूँगी या भाजपा की सरकार है तो ये करूँगी, ये नहीं। सरकार किसकी भी होगी, महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं आवाज़ उठाऊँगी, चाहे फिर वो सरकार मेरी हो। मुझे अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा तो मैं हो जाऊँगी, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना देश
अपना उत्तराखंड, जहाँ की मैं बेटी हूँ, जहाँ की मैं बहू हूँ, उनको बचाना, यहाँ की महिलाओं को आगे लाना, यहाँ की महिलाओं को रोज़गार देना, या यहाँ की महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना। मैं हर समय, रात हो दिन हो कुछ भी हो, महिलाओं के लिए मैं बिल्कुल खड़ी हूँ। फिर जहाँ मुझे जाना पड़ेगा मैं वहाँ जाऊँगी। सर क्या है कि जैसे पहाड़ी व्यंजन है, और हरीश रावत जी ने पहाड़ी व्यंजनों को तो काफ़ी प्रमोट किया भी है, और देश विदेश में पहाड़ी व्यंजनों की धूम भी रही है, और कई जगह जैसे दिल्ली है या बॉम्बे है, वहाँ पे भी पहाड़ी व्यंजन का वो है। तो ये भी एक प्रमुख रोजगार का अवसर दे सकता है, ये पहाड़ी व्यंजन का जो काम है। जयवीर भाई, उत्तराखंड में बहुत कुछ है। उत्तराखंड कुदरती रूप से भी बहुत मजबूत है। यहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत, आपका गंगा, अकेली गंगा और धाम ही हमारे उत्तराखंड को एक बहुत अच्छा राजस्व दे सकते हैं। और पहाड़ की खेती भी बहुत है। अगर चकबंदी हो जाए, चकबंदी यहाँ के लिए एक प्रमुख तो विषय है। जैसे आपको पता है कि देहरादून को लोगों ने स्मार्ट सिटी किया, अरबों रुपये अब देहरादून के लिए आएगा। अरे आप लोगों के जो मोदी जी ने कहा था कि 5 सांसद जो स्मार्ट गाँव बनाएंगे, वो स्मार्ट गाँव है कहाँ? आप लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। ये कहते हैं विल पावर होनी जरूरी है। आप यहाँ अरबों रुपए तो इस शहर में कर देंगे। इसको देहरादून ऑलरेडी स्मार्ट था, यह हरा भरा देहरादून था, बड़े बड़े लीची के बाग और आम के बाग और बड़े बड़े बाग हुआ करते थे। उसको पर्यावरण को आपने दूषित करते हुए कहते हैं कंक्रीट का तो आप जंगल खड़खड़े कर दोगे। देखिए ना, अब क्लाइमेटिक चेंज आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। इसका खामियाजा कौन बोलेगा? आने वाला भविष्य कामयाब जब भोगेगा। अगर आप पहाड़ों में स्मार्ट गांव बनाते, छोटे छोटे गांव बनाते और बहुत खूबसूरत स्विट्जरलैंड जैसी, आप विदेशों में जाके वहाँ की टेक्निक तो लेते हैं क्या? विदेशों के गाँव आप लोगों ने नहीं देखे क्या? अब देखे कि नहीं देखे? तो यह है कि सब, मैं बता रहा हूँ, मिसमैनेजमेंट और करप्शन का बहुत बड़ा बोलबाला है उसमें। और इसके लिए हमने जो मेरी पोस्ट में कहा था ना कि उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर उत्तराखंड की जनता जागरूक होगी और इन पर क्वेश्चनिंग करेगी, क्योंकि ये हमारे सेवक हैं, हमारे, इनको बहुत सुविधाएं दी जाती हैं, हर चीज़ की सुविधाएं यहाँ के सांसद और विधायकों को दी जाती है, मुख्यमंत्री को दी जाती है। तो क्या हम लोगों को इनसे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है क्या? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। तो कहाँ है स्मार्ट गाँव आपके? कहाँ है आपके छोटे छोटे रोजगार? तो इसलिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जड़ी बूटियों की भी, जैसे आपने बात की, जड़ी बूटियों का पहले काफ़ी इन्होंने प्रमोशन करने की कोशिश की है, और आज की उसमें एक विभाग भी बना रखा है जड़ी बूटी के लिए, लेकिन काम धरातल पे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जबकि पहाड़ में इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, काम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई आपने सुना होगा जेट्रोफा से ये लोग डीजल बनाएंगे। इन्होंने बड़ा अभियान चलाया था कि जेट्रोफा से डीजल लगे। हम जड़ी बूटी उद्योग के लिए हम लोग बड़े बड़े हम बीज देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन धरातल पे हर कुछ शून्य है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर उत्तराखंड राज्य में ये देहरादून अगर बना रहे हैं स्मार्ट सिटी है, तो ये उत्तराखंड के देहरादून को दिखाएंगे कि देखिए उत्तराखंड हमारा स्वर्ग से ज़्यादा। अरे उत्तराखंड तो हमारा ऑलरेडी स्वर्ग है, देवभूमि है। यहाँ के लोग बहुत पवित्र हैं, यहाँ के लोग सहज दिल से यहाँ के लोग, लेकिन यहाँ के लोग जो है बहुत आक्रामक भी हैं। आक्रामक इसलिए है, ये उत्तराखंड आंदोलन में देख लेगा। अगर जिस दिन जनता सड़कों पे आ गई, जिस दिन बेरोजगार और महिलाएं सड़कों पे आ गई, तो उस दिन आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आंदोलन की जरूरत ना पड़े और आप लोग कुछ काम करें, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे यूकेडी हो जो उनमें भागीदारी रखे, चाहे आम आदमी पार्टी आ रही हो। आप आ तो रहे हैं लेकिन राजनीति करने आ रहे हैं। राजनीति और सामाजिक कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है। सामाजिक कार्य समाज के लिए होता है। राजनीति में आप लोगों ने देखा होगा, ये सिर्फ राजनीति करते हैं, एक दूसरे को गाली तो करते हैं कि इतना बड़ा घोटाला गया है, इस नेता ने कर दिया, इस अधिकारी ने किया, लेकिन आज तक कोई जेल नहीं गया। इसलिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। और इसके लिए हम लोग नेताओं को चेताना चाहते हैं कि अगर समाज के लोग अगर अपनी आवाज़ उठाने आ गए, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अभी क्या है कि आंदोलन पर जो है अगर मात्र शक्ति उतर गई तो सरकार के लिए भारी पड़ेगा। तो मैम आपका क्या कहना है कि जो मात्र शक्ति है इस समय किस तरीके से आप उसको जागरूक करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अब समय आ रहा है, चुनाव भी आ रहे हैं, अभी तक की जो सरकारें हैं लोग असंतुष्ट ही नजर आए हैं। अभी तक की जो मतलब 3 साल हो गए हैं सरकार को, इस सरकार से भी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। देखिए, मैं अपने बड़े भाई पुरुषोत्तम भट्ट जी से भी यही बोलूँगी कि अब एक समय वो आ गया है कि हमें मेरा फाउंडेशन और अपना परिवार को मिलके और भी जो भी संगठन है सबको मिलके एक छोटी छोटी कैंपिंग हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, ताकि महिलाओं को, हम अगर 5 महिलाओं को भी एक दिन में इकट्ठा करके ये करते कि आप बताइए आप कार्यकाल में जो भी सरकारें हैं आपको क्या सुविधाएं मिली हैं, तो अगर हम लोग ऐसा करने में सक्षम हो जाते तो मुझे लगता है बहुत बड़ा संगठन, हम एक महिला को इकट्ठा करके कम से कम उन्हें बताएंगे तो सरकारों ने किया क्या है।
आज तक की जो सरकारें हैं आप लोगों के लिए क्या करा, महिलाओं को कहाँ पे आगे आई हैं, महिलाओं के लिए क्या किया, महिलाओं को क्या रोज़गार दिया, महिलाओं के बच्चे कहाँ सेटल हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें अब एक कैंपिंग के द्वारा मुझे लगता है कि हम सारी जितने भी संगठन हैं सबको एक कैंपिंग चलानी चाहिए, चाहे वो रोज़ सुबह से लेकर शाम तक हो जाए, लेकिन अब महिलाओं को अवेयर करने का टाइम आ गया है। और ये मैं तो कहती हूँ छोटे छोटे से एक एक हम लोग मीटिंग करें, रोज़ करें, एक एक घंटे की मीटिंग रखें हर जगह, और वहाँ पे मेन है बस आपके लिए क्या किया है आपकी सरकारों ने, आपके एमएलए ने क्या किया है, या आपके अध्यक्ष आके जो रहे हैं उन्होंने आपके लिए क्या किया है। तो ऐसे करके मुझे लगता है महिलाएं आगे भी आएंगी जब उनको लगेगा, जब उनको पता लगेगा कि हाँ हमें ये सुविधा नहीं मिली है और हमें मिलनी चाहिए थी। और इससे मुझे लगता है महिलाएं बहुत आगे भी आएंगी और महिलाएं हम लोगों से जुड़ेंगी भी। और अब समय आ गया है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताने का। तो ये हम सारे संगठन में तो कहती हूँ आइए, जुड़िए और महिलाओं के लिए काम कीजिए। उत्तराखंड को एक अच्छा उत्तराखंड जो पहले हुआ करता था हमारे दादा परदाताओं के टाइम पे, वो स्मार्ट सिटी हुआ करता था। जब यहाँ पे बैलगाड़ियाँ और तांगे चला करते थे वो स्मार्ट सिटी हुआ करता था। आज आप स्मार्ट सिटी की तो बातें कर रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, आपने जंगल के जंगल खाली कर दिए। अरे भाई ये कहाँ का स्मार्ट सिटी हुआ, आप तो उनका बिल्कुल उजाड़ दिया ना आपने। कहाँ स्मार्ट सिटी है ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है। स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे टूरिज्म से प्रॉब्लम है तो आप फ्लाईओवर लाइए, काफ़ी है, आप फ्लाईओवर की सुविधा दीजिए ना। आपने 4 फ्लाईओवर ऐसे बना दिए जहाँ पे रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये आपकी वो है। तो स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं बनती, ये सिर्फ आपके अपने बैंक भरने के एक तरीका है कि स्मार्ट सिटी का नाम दे दो, अपने बैंकों में अरबों करोड़ों रुपया रख लो बस। तो भाइयों स्मार्ट सिटी ये नहीं है। स्मार्ट सिटी तो आप अपने पूर्वजों से पूछिए कि उनके टाइम पे स्मार्ट सिटी हुआ करती थी। हरा भरा उत्तराखंड होता था, हरा भरा देहरादून होता था। जब तांगे चलते थे उनको ये पता होता था कि तांगे हमारे यहाँ खड़े होने हैं, हमारी बैलगाड़ियाँ यहाँ खड़ी होनी है, कहीं भी नहीं कि सड़कों में आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आपने सड़कों में कुछ कर लिया। ये नहीं है स्मार्ट सिटी। तो आप इस चीज़ के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप अपने पूर्वजों को याद करते हुए पुराना देहरादून देखिएगा और फिर उससे आज के देहरादून को कंपेयर करिएगा कि क्या हमारे को अभी है। हम खुली सांस नहीं ले सकते हैं, इतना पॉल्यूशन हो चुका है, इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सरकारों में हो, महिलाओं हो, या हमारे उत्तराखंड को स्वच्छ रखना। हम महिलाओं की भागीदारी रही है। जब हम महिलाओं ने उत्तराखंड खड़ा किया है तो आज भी जब उत्तराखंड फिर से हम देख रहे हैं कि एक बीमार उत्तराखंड बन गया है, तो महिलाओं को फिर से सड़कों पर उतरना होगा और अपने उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपने उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अभी ये जो डिबेट चल रही है हमारी, उसका सिर्फ यही है कि जागरूक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो है उत्तराखंड में कई संस्थाएं काम कर रही हैं और जागरूकता अब बढ़ती जा रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाला समय कैसा रहेगा। मातृशक्ति क्या फिर दोबारा से एक बार फिर जागृत होगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन वन। अनुभव सक्सेना के साथ मैं हूं जयवीर पुंडी। नमस्कार। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन।